हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस में। तो देखिए, हम रीट की जो प्रिपरेशन कर रहे थे एसएसटी सब्जेक्ट की, उसके काफ़ी सारे मॉडल टेस्ट पेपर ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हो तो उनको जाके ज़रूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो रिलेटेड है मौर्य शासक, मौर्य प्रशासन, समाज या मौर्य जो सांस्कृतिक विकास है उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, आप रीट के लिए ही नहीं, अन्य जिस भी एग्जाम में मौर्य शासन, शासक, प्रशासन या मौर्य समाज से रिलेटेड जो चैप्टर है वो मोस्टली हर एग्जाम में आता है, तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या फिर अन्य और भी एग्जाम, केंद्रीय की भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, अशोक के समय में पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो देखिए, अशोक के समय में बौद्ध संगीति हुई थी। कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? तो ये हुई थी तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के समय में हुई थी। आज हम इस वीडियो में ओनली एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, इनकी एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे। मैं आपको मोस्टली हर वीडियो में क्वेश्चन के साथ उसकी एक्सप्लेनेशन बताती हूँ, परंतु आज हम डायरेक्ट इनके आंसर्स को देखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम अभी बहुत पास आने वाली है। तो फटाफट हमें रिवीजन करना है, फटाफट हमें क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है, बार बार इसको रिवाइज करना है। तो ध्यान से आप देखिएगा इनको। तो अशोक के समय में जो बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी तीसरी बौद्ध संगीति। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में प्रचलित विनिमय का माध्यम कौन सा सिक्का था? तो विनिमय का माध्यम जो सिक्का था वो कौन सा था? तो वो अशोक के समय में मौर्य काल में जो विनिमय का माध्यम था वो सिक्का था पण। सिक्के से विनिमय किया जाता था, पण सिक्के का नाम था। अगला है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग नरसंहार का वर्णन मिलता है? तो अशोक के समय में कलिंग युद्ध हुआ था, उसका वर्णन मिलता है हमें 13वें शिलालेख से, हमें उसका वर्णन मिलता है। इसके बाद में अशोक ने युद्ध नीति त्याग दी थी कलिंग के बाद में। ये क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था एग्जाम में कि 13वां शिलालेख में हमें क्या प्राप्त होता है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन हमें 13वां शिलालेख में मिलता है। अगला है, अशोक के काल में किस देश के राजा ने उसके समान देवनाम प्रिय की उपाधि ग्रहण की थी? तो पहले तो हमारा ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि अशोक का जो उपाधि है वो एक देवनाम प्रिय है। वैसे ही जैसे अशोक की उपाधि देवनाम प्रिय है, ऐसे ही किस देश के राजा ने ये उपाधि देवनाम प्रिय ग्रहण की थी? तो देखिए, ये उपाधि जो ग्रहण की थी अशोक के जैसे, ये श्रीलंका के मोगलीपुत तिस थे जिन्होंने ये उपाधि ग्रहण की थी। तिस ने देवनाम प्रिय की उपाधि ग्रहण की थी। अगला क्वेश्चन है, किस प्राचीन ग्रंथ में विवरण दिया गया है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी? तो ये वर्णन हमें मिलता है इंडिका से। इंडिका में बताया गया है कि भारत में दास प्रथा जैसी कोई भी प्रथा नहीं थी। अब इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि इंडिका किसके द्वारा लिखी गई। तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इंडिका किसके द्वारा रचित ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य सम्राट अशोक का नाम किस अभिलेख में पाया गया है? तो देखिए, अशोक का नाम अशोक जो मिलता है वो किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो ये मिलता है मास्की वो गुज्जरा अभिलेख से अशोक का नाम अशोक मिलता है कि अशोक का नाम अशोक है। जैसे उपाधि देवनाम प्रिय है, ऐसे मास्की और गुज्जरा जो अभिलेख है उसमें अशोक का नाम अशोक प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूकस निकेटर ने किस राजदूत को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटर जो थे उन्होंने इसमें चंद्रगुप्त के दरबार में मेगस्थनीज को भेजा था। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आई थी। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस मौर्य काल का मुख्यतः भूमि कर क्या था? तो मौर्य काल का भूमि कर जो था वो क्या था? मौर्य काल का भूमि कर अगर देखें तो भूमि कर था भाग होता था, भूमि कर के रूप में, भाग के रूप में दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में वह पहला शासक कौन था जिसने राजनीतिक जीवन के
ये क्वेश्चन देखिए, भारतीय इतिहास में वह पहला शासक कौन था जिसने राजनीतिक जीवन में हिंसा के त्याग का सिद्धांत सामने रखा था। तो इसमें ये मिसप्रिंट हो गया है, आपको ध्यान रखना है। जीवन में हिंसा, यहाँ हिंसा आएगा। हिंसा के त्याग का सिद्धांत त्याग के सिद्धांत सामने रखा था। तो देखिए, हिंसा को त्याग दिया था अशोक ने। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने हिंसा को पूरी तरह त्याग दिया था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को परास्त किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के जो घनानंद थे उन्हें परास्त किया था और मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लोरिया और राज, लोरिया नंदरगढ़, रामपुरवा, प्रयाग इत्यादि स्थानों पर अशोक के क्या मिलते हैं। तो दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लोरिया और राज, लोरिया नंदरगढ़, रामपुरवा, प्रयाग इत्यादि स्थानों पर अशोक के जो प्राप्त होते हैं वो मिलते हैं स्तंभ लेख। तो ये आपको ये भी याद रखने हैं कि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अशोक के स्तंभ लेख कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो ये सभी आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं, प्रांतीय शासन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो देखिए, प्रांतीय शासन का सर्वप्रथम उल्लेख हमें मौर्य काल से ही प्राप्त होता है। मौर्य काल से प्रांतीय शासन का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय क्या है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय राजनीति है। कौटिल्य ने की जो अर्थशास्त्र लिखा वो उसमें राजनीति का वर्णन है, मौर्य काल की राजनीति का वर्णन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में किस राज्य पर आक्रमण किया और भयंकर नरसंहार हुआ। तो देखिए, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, 8वें वर्ष में जिस कलिंग पर आक्रमण किया था और वो नरसंहार बहुत ही भयंकर मतलब युद्ध था। इसके बाद में अशोक ने पूरी तरह युद्ध नीति को त्याग दिया था कलिंग के बाद में। और ये कब हुआ था, तो अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो कलिंग का उल्लेख मिलता है 13वें शिलालेख से, हमें कलिंग का उल्लेख मिलता है 13वें अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक पर बौद्ध धर्म का प्रभाव डालने वाले व्यक्तियों में निम्नलिखित में से नहीं थे। तो अशोक ने क्या किया था, जब इसके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में जब कलिंग नरसंहार हुआ, उसके बाद में अशोक ने पूरी तरह युद्ध नीति को त्याग दिया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो बौद्ध धर्म का प्रभाव सम्राट अशोक पर पड़ा था। तो देखिए, निग्रंथ का प्रभाव पड़ा था, मोगलीपुत्तिस का प्रभाव पड़ा था, उपगुप्त का पड़ा था, परंतु फाहियान का इसमें कोई योगदान नहीं था। फाहियान से बौद्ध धर्म का प्रभाव अशोक पर नहीं पड़ा था। तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस सम्राट ने जियो और जीने दो का पाठ पढ़ाया था। तो जियो और जीने दे का पाठ पढ़ाने वाले भी कौन थे, अशोक ही थे। अगला क्वेश्चन है, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं। तो अशोक के मोस्टली अभिलेख जो हैं वो ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए हैं। ब्राह्मी लिपि का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है, वैसे सभी में लिखा गया है पर मोस्टली जो लिखे गए हैं वो ब्राह्मी लिपि में। सुदर्शन झील का निर्माण किसके शासनकाल में करवाया गया था। तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध प्रचार हेतु किसको भेजा था। तो अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध प्रचार के लिए महेंद्र व संघमित्रा इनको भेजा था श्रीलंका में प्रचार के लिए। अगला क्वेश्चन, मौर्यकालीन मुद्राओं में से नहीं है। तो मौर्यकालीन मुद्राओं में काशार्पण या पण है, कांकनी है और माशक भी है, परंतु रुपया इसके अंतर्गत नहीं आता। मौर्यकालीन मुद्रा में रुपया नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। तो मौर्य वंश की स्थापना करने वाले कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य की पुस्तक का नाम बताइए। तो चाणक्य की पुस्तक क्या, अर्थशास्त्र। चाणक्य कौटिल्य एक ही नाम है, तो इसकी पुस्तक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र। और इसमें किसका उल्लेख मिलता है, मौर्य राजनीति का उल्लेख मिलता है, मौर्यकालीन राजनीति का। अर्थशास्त्र नाम है तो अर्थशास्त्र नहीं, इसमें राजनीति है इसमें। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में ऐसा पहला शासक जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की है।
अभिलेखों के माध्यम से अशोक ने जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की है। अशोक के समय में बहुत से अभिलेख का वर्णन मिलता है। तो अशोक ने ऐसा कार्य किया था कि अभिलेखों पर अपने संदेश खुदवाए थे, जिससे लोगों को से जानकारी प्राप्त हो। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के ज़्यादातर अभिलेख किस भाषा में मिले हैं? तो सम्राट अशोक हैं, उनकी सबसे ज़्यादा जो भाषा में अभिलेख मिले हैं प्राकृत भाषा में। और लिपि हमने देखी थी कौन सी, ब्राह्मी लिपि, और भाषा कौन सी, प्राकृत भाषा में। मोस्टली अभिलेख जो भाषा में मिले हैं वो प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के शाहबाजगढ़ी व मानसेरा अभिलेख किस लिपि में मिले हैं? तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो सम्राट अशोक के जो शाहबाजगढ़ी और मानसेरा अभिलेख है ना, वो खरोष्टी लिपि से प्राप्त हुए हैं। तो ये दोनों अभिलेख आपको याद रखने हैं। खरोष्टी लिपि में कौन से अभिलेख? शाहबाजगढ़ी और मानसेरा। अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला व लंगनाज में मिले अशोक के अभिलेख किस भाषा में मिले हैं? तो ये मिले हैं अरामाइक लिपि में। तो ये दोनों भी आपको याद रखना है। तक्षशिला और लंगनाज में जो अभिलेख मिले थे वो कौन सी लिपि में? अरामाइक लिपि में मिले थे। खरोष्टी लिपि में कौन से मिले थे? खरोष्टी लिपि में शाहबाजगढ़ी और मानसेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के समय कलिंग था। तो अशोक के समय कलिंग कहाँ पड़ता था? तो कलिंग पड़ता था तटवर्ती जो उड़ीसा क्षेत्र है वहाँ कलिंग था अशोक के समय में। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने क्या निश्चय किया कि कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करूंगा, इसका निश्चय किया था। युद्ध को पूर्ण तरह त्याग दिया था कलिंग युद्ध के पश्चात। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में किस विद्वान ने व कब सफलता हासिल की? तो सम्राट अशोक के अभिलेख सबसे पहले जिसके द्वारा पढ़े गए थे वे थे जेम्स प्रिंसेप, जिनके द्वारा सम्राट अशोक के अभिलेख पढ़े गए थे। 1837 ईस्वी में ये पढ़े गए थे सम्राट अशोक के अभिलेख जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ जिसे अशोक स्तंभ भी कहते हैं, कौन कौन से पशुओं की आकृति उत्तीर्ण है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सारनाथ स्तंभ जो कि अशोक स्तंभ है हमारा, इसमें कौन से पशुओं की आकृति उत्तीर्ण है? तो इसमें देखिए, एक तो है हाथी और अश्व, और बैल और सिंह। हाथी और अश्व और एक बैल और सिंह, चार इसमें पशुओं की आकृति उत्तीर्ण है। तो बैल और सिंह, हाथी और अश्व, बैल और सिंह। तो देखे तो पहला एक था और डी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, ए और डी, बैल और सिंह और हाथी और अश्व यानी घोड़ा। तो ये आपको ध्यान रखने हैं चारों। अगला है, सारनाथ स्तंभ के चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? तो सारनाथ स्तंभ में जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसके बीच में जो स्तंभ है उसमें टोटल कितनी तिल्लियां हैं? तो उसमें टोटल 24 तिल्लियां हैं। किसमें? सारनाथ स्तंभ में। अगला क्वेश्चन है हमारा, सम्राट अशोक के 14 शिलालेख 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अशोक के कितने शिलालेख? 14 शिलालेख 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो हमें सुमेलित इनको करना है। तो अगर देखें तो शाहबाजगढ़ी कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो शाहबाजगढ़ी हमें मिला है कहाँ से? पाकिस्तान के पेशावर जिले से, इसमें सही है। नेक्स्ट है मानसेरा, तो मानसेरा पाकिस्तान के हजारा जिले से मिला है। कलसी कहाँ से मिला है? तो कलसी भी उत्तरांचल के देहरादून जिले से हमें प्राप्त हुआ है। और लास्ट में बचता है गिरनार। तो देखिए ये गिरनार कहाँ से? गुजरात के काठियावाड़ जिले से। तो ये मैंने आपके लिए इसीलिए कि ये सारे एकदम करेक्ट हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। चारों ना पूछ के कोई एक भी पूछ ले कि मानसेरा कहाँ से प्राप्त हुए, तो पाकिस्तान के हजारा जिले से। और शाहबाजगढ़ भी कहाँ? पाकिस्तान से ही मिला है, परंतु पेशावर जिले से मिला है। कलसी मिला है उत्तरांचल के देहरादून से। और गिरनार मिला है गुजरात की काठियावाड़ से। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु और प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु और प्रधानमंत्री विष्णुगुप्त थे चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु।
अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है, पुस्तक है और एक तरफ रचयिता है। तो अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई थी? अर्थशास्त्र लिखी गई थी कौटिल्य के द्वारा। इंडिका किसके द्वारा लिखी गई थी? इंडिका लिखी गई थी मेगस्थनीज के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। उसके बाद में आती है मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस लिखी गई थी विशाख दत्त के द्वारा। और लास्ट में परिशिष्ट पर्वन लिखी गई थी हेमचंद्र के द्वारा। तो ये आपको चारों बुक और उनके जो राइटर हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। अर्थशास्त्र कौटिल्य, इंडिका मेगस्थनीद, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त और परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक को शत्रु का संहारक कहा जाता है? तो शत्रु का संहारक किसे? बिंदुसार को कहा जाता है। बिंदुसार, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। शत्रु का संहारक बिंदुसार। पुराणों में अशोक का नाम मिलता है। तो पुराणों में अशोक का नाम जो मिलता है हमें वो क्या मिलता है? वो मिलता है अशोक वर्धन मिलता है। अशोक का नाम पुराणों में क्या मिलता है? अशोक वर्धन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुराणों में अशोक का नाम क्या मिलता है? तो अशोक वर्धन मिलता है अशोक का नाम। अगला क्वेश्चन है दिव्यवदान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? तो दिव्यवदान के अनुसार जो अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षा दी थी वो दी गई थी उपगुप्त के द्वारा। उपगुप्त अशोक के गुरु उपगुप्त के द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अभिलेख में अशोक स्पष्ट बुद्ध धम्म और संघ का अभिवादन करता है? तो बुद्ध धम्म और संघ की नीति जिसमें अभिवादन करता है कौन से अभिलेख में? भाब्रू शिलालेख में अशोक ने बुद्ध धम्म और संघ की नीति बताई है। कौन से शिलालेख में? भाब्रू शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रवणबेलगोला स्थित है। तो श्रवणबेलगोला कहाँ? कर्नाटका में स्थित है। श्रवणबेलगोला कर्नाटका में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शासनकाल में आयोजित बौद्ध संगति का अध्यक्ष था। तो अशोक के समय में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी हमने देखा था अभी। तो तीसरी बौद्ध संगति आयोजित हुई थी अशोक के समय में। और उस समय उसका अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बिंदुसार पुत्र था। किसका पुत्र था बिंदुसार? तो बिंदुसार पुत्र थे चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार। ग्रीक शासक सेलुकस को किसने हराया था? तो ग्रीक शासक सेलुकस को हराने वाले कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सेलुकस को हराया गया था। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से किस अधिकार को राजस्व एकत्र करने का उत्तरदायित्व दिया गया? तो अर्थशास्त्र के अनुसार जिसको राजस्व एकत्र करने का उत्तरदायित्व दिया गया था वो थे कौन? समाहर्ता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका 3 राइट आंसर हो जाएगा। समाहर्ता को यह उत्तरदायित्व दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक जैन था? तो कौन से शासक जैन थे? संप्रति जो थे वो जैन शासक थे। मौर्य शासक जैन थे। अगला क्वेश्चन है अशोक के किस अभिलेख में ये घोषणा की गई कि सभी मनुष्य मेरी संतान की भांति हैं? ये तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है अन्य अन्य एग्जामों में। तो ये कहा था सभी मनुष्य मेरी संतान की भांति हैं। तो ये जो धौली अभिलेख शिलालेख है ये धौली है, घोली नहीं है। धौली शिलालेख में ये मिलता है अशोक कि सभी संतान अशोक ने कहा था कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। तो ये धौली जो अभिलेख है उसमें प्राप्त होता है। रुमेनदेई स्तंभ किसके शासनकाल का है? तो रुमेनदेई जो अभिलेख है स्तंभ है वो है अशोक के शासनकाल के समय का है। मोस्टली देखिए अभिलेख या शिलालेख वो अशोक के शासनकाल के समय के ही है। अशोक का कौन सा अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है? तो अशोक का जो द्वादश यानी 12वां शिलालेख है ना वो धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का जो राज्यपाल था वो थे पुष्यगुप्त वैश्य। सौराष्ट्र के राज्यपाल थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य शासकों पर विचार कीजिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य इसमें देखिए ऊपर करते हैं अशोक, दशरथ, बृहदत्त और कुणाल इनमें से किसकी उपाधि देवनाम प्रिय थी? तो किसकी उपाधि थी इसमें देखिए अशोक की उपाधि देवनाम प्रिय थी और एक थी किसकी? दशरथ की उपाधि देवनाम प्रिय थी। इन दोनों की उपाधि देवनाम प्रिय थी। तो ए और बी दोनों की उपाधि क्या थी? देवनाम प्रिय थी। तो ए और बी कौन से ऑप्शन में? देखिए इसमें 2 बार ये आ गया तो यही राइट आंसर हो जाएगा इसका।
किसकी? अशोक की एक, और एक किसकी थी? अशोक और दशरथ की। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में वह कौन सा स्थान है जहां अशोक के अभिलेख में उसके नाम का उल्लेख मिलता है? तो मध्य प्रदेश के कौन से स्थान पर गुर्जरा जो अभिलेख है उसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य को अंततः नष्ट किया। तो मौर्य साम्राज्य को अंततः नष्ट किया था पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, इसे नष्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मौर्य निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? तो मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना क्या? स्तंभ भी हैं सबसे अच्छे नमूने मौर्य काल के। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर कश्मीर का संस्थापक था? तो कौन सा ग्रंथ करता है? ये करता है राजतरंगिणी जो ग्रंथ है ना, वो अशोक श्रीनगर मतलब श्रीनगर किसके द्वारा बसाया गया था? अशोक के द्वारा। ये हमें कहाँ राजतरंगिणी से प्राप्त होता है कि श्रीनगर अशोक के द्वारा, अशोक इसके संस्थापक थे श्रीनगर के। कौटिल्य ने रचना की थी, किसकी की थी? कौटिल्य ने रचना, ये तो आप सभी को ही आता है, अर्थशास्त्र की रचना की थी कौटिल्य के द्वारा, विष्णुगुप्त के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अशोक महान इतिहास में जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है? शांति और अहिंसा के लिए जाने जाते हैं अशोक, शांति और अहिंसा के लिए अशोक इतिहास में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के दंभ के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा है? तो कौन सा अशोक के दंभ के संबंध में सत्य नहीं है? अहिंसा पर बल दिया था, ये तो सही है। मृत्यु दंड समाप्त कर दिया गया, तो ये सही नहीं है। मृत्यु दंड समाप्त कर दिया गया, ये इसमें सत्य नहीं है। ब्राह्मणों को दान देने पर जोर दिया गया, ये भी सही है। स्वामी स्वयं अनुचर के संबंधों को लेकर चिंता व्यक्त की गई कि स्वामी स्वयं अनुचर के संबंधों को, ये भी सही है। तो इसमें ए सही है, परंतु बी गलत हो जाएगा। मृत्यु दंड समाप्त कर दिया गया, ये गलत आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य युग का चांदी का सिक्का क्या था? तो मौर्य युग में चांदी का सिक्का पण था। और पण क्या थी? पण इसमें विनिमय की एक इकाई थी पण, चांदी का सिक्का था पण। अगला क्वेश्चन है, धर्म महामात्र कौन थे? तो धर्म महामात्र क्या? अधिकारी जो थे वो धर्म महामात्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले महेंद्र ने किससे बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन किया था? तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले महेंद्र थे, उन्होंने बौद्ध धर्म का जो अध्ययन किया था वो क्या था? मोगलीपुत्तिस से इन्होंने अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भिक्षु कौन था? ये देखिए, भिक्षु कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गया था? तो वो भिक्षु थे भद्रबाहु, जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ गए थे? चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गए थे। भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त मौर्य को दीक्षा दी थी। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर का, धर्म महामात्र का कार्य क्या है? तो धर्म महामात्र का कार्य है नैतिक सिद्धांतों का प्रचार करना, धर्म महामात्र का कार्य होता है। अशोक को स्मरण किए जाने का कारण क्या है? अशोक को क्यों याद किया जाता है? क्योंकि अशोक जनहित की नीति पर आधारित मतलब उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे। जनहित के कारण अशोक को याद किया जाता है एक महान शासक के रूप में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोगों के जिस गुण की मेगस्थनीज ने प्रशंसा की वह थी? तो भारतीय लोगों की मेगस्थनीज ने प्रशंसा की है उच्च नैतिक स्तर के कारण, इन्होंने प्रशंसा की है मेगस्थनीज ने अपनी इंडिका में। अगला क्वेश्चन है, यूनानी सीरिया राजदूत डाइमेकस किसके शासनकाल में भारत आया था? तो डाइमेकस जो है वो बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। ये देखिए किसके शासनकाल में कौन भारत आए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बिंदुसार के समय में जो यूनानी शासक थे, राजदूत थे डाइमेकस, वो भारत आए थे। कहाँ के राजदूत? यूनान के राजदूत थे सीरिया के, वो बिंदुसार के समय में भारत आए थे डाइमेकस। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रवण बेलगोला का संबंध किससे है? तो श्रवण बेलगोला का संबंध चंद्रगुप्त मौर्य से है। श्रवण बेलगोला, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया था? जैन धर्म अपनाया था। अगला है, यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्र घात की संज्ञा दी गई है? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अमित्र घात की संज्ञा किसे दी गई थी? तो दी गई थी बिंदुसार को अमित्र घात की संज्ञा दी गई थी यूनानी
लेखकों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अशोक के स्तंभ अभिलेख लिखे गए हैं। तो अशोक के स्तंभ लेख जो हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, केवल ब्राह्मी लिपि में। केवल ब्राह्मी नहीं, खरोष्टी, ब्राह्मी, अरामाइक सब में लिखे, मोस्टली लेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं अशोक के। प्राचीन भारत के संदर्भ में काशार्पण क्या था? तो प्राचीन भारत के संदर्भ में काशार्पण क्या थी? साधारणतः प्रचलित जो सिक्के हैं ना वो काशार्पण थे प्राचीन भारत के संदर्भ में। अशोक की धम्म नीति का मूल मंत्र या सिद्धांत क्या था? तो अशोक की धम्म नीति का मूल मंत्र या फिर सिद्धांत क्या था? आत्मसंयम या आत्मनियंत्रण भी आप इसको कह सकते हैं, नियंत्रण था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में यह वर्णित है कि बिंदुसार की मृत्यु के अशोक और उसके भाइयों में राजगद्दी के लिए संघर्ष हुआ था, जिसमें जाना जाता है कि अशोक ने अपने अनेक भाइयों का वध किया था। तो ये देखिए, कहा जाता है कि जो बिंदुसार अशोक के पिता थे और उनके भाई थे, तो उनके राजगद्दी के लिए जो संघर्ष हुआ था उसमें कि अशोक ने अपने भाइयों का वध किया था, उन्हें मारकर गद्दी हासिल की थी। तो ये किस कहाँ वर्णित है? ये तो ये वर्णित है किसमें? महावंश में ये वर्णन मिलता है कि अशोक ने अपने भाइयों का वध करके राजगद्दी हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन मृद भांडों को क्या कहा जाता है? तो मौर्यकालीन मृद भांडों को उत्तरी काली पोलिश वाले भांड कहते हैं, उत्तरी काली पोलिश वाले भांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन राजाओं ने सौराष्ट्र अंचल में जल संसाधन व्यवस्था का पर्याप्त ध्यान दिया था? तो राजाओं ने सौराष्ट्र अंचल में जल संसाधन व्यवस्था का जो पर्याप्त ध्यान दिया था वो दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया था, बिल्कुल दिया था। अशोक ने भी दिया था, रुद्र दमन ने भी किया था और स्कंदगुप्त ने भी किया था। इन सभी ने जल संसाधन व्यवस्था का पर्याप्त ध्यान दिया था। तो इसका राइट आंसर हम देखें तो 1 2 3 4 सारे ही सही उत्तर हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यूनानी लेखकों के सेंड्रोकोटस का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से किया था? तो सेंड्रोकोटस का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से करने वाले कौन थे? विलियम जोन्स थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अशोक का समकालीन नहीं था? तो अशोक का समकालीन कौन नहीं था? डायोडोट्स नहीं थे अशोक के समकालीन, बिल्कुल। अंतेकीन थे, अंत्योकस थे और टोलमी फिलाडेल्फस भी थे। तो ये डायोडोट्स जो थे वो अशोक के समकालीन नहीं थे। अगला है, मौर्य काल में वाणिज्य अधीक्षक कहलाता था। तो मौर्य काल में वाणिज्य अधीक्षक क्या कहलाता था? कहलाता था पणाध्यक्ष। देखिए इसमें लिखा गया पन्नी अध्यक्ष नहीं, इसको आप देखिए, इसको पन्नी अध्यक्ष भी बोल सकते हैं या फिर पन्याध्यक्ष भी कहते हैं। ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। पन्याध्यक्ष कहते हैं, किसको कहते हैं पन्याध्यक्ष? वाणिज्य अधीक्षक को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा? तक्षशिला था मौर्य काल के समय में। अगला क्वेश्चन है, अशोक का कौन सा शिलालेख 5 यवन राज्यों में धर्म प्रचारकों को भेजने का वर्णन करता है? तो जो 13वां शिलालेख है ना उसमें यह वर्णन मिलता है, 13वां शिलालेख में, कि 5 यवन राज्यों में धर्म प्रचारकों को भेजा गया था। इसका वर्णन 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे मिस्र के टोलमी फिलाडेल्फस ने राजदूत के रूप में मौर्य शासक बिंदुसार की सभा में भारत भेजा था? तो किसे भेजा था? डायोनीसियस को भेजा गया था मौर्य शासक बिंदुसार की सभा में। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य प्रशासन में सीता से क्या तात्पर्य है? तो मौर्य प्रशासन में सीता क्या था? राजकीय भूमि का राजस्व था सीता। देखिए इस वीडियो में जो मौर्य शासन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी को कवर कर आज हम कर लेंगे। इसके कोई भी क्वेश्चन बाकी और नहीं बचेंगे, इन्हीं में से जो भी क्वेश्चन आएगा इन्हीं में से आएगा, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, जिस राजा ने कलिंग नहर खुदवाई वह था? तो कलिंग नहर जो खुदवाई गई थी वो खुदवाई गई थी नंद राजवंश नंद राजवंश का जो थे उन्होंने ये खुदवाई थी, नंद राजवंश ने। अगला क्वेश्चन है, बाराबार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ये तो क्वेश्चन पूछा गया है। बाराबार की पहाड़ियाँ कहाँ? बिहार में स्थित है बाराबार की पहाड़ियाँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख उसके साम्राज्य में हर ओर अवस्थित पाए गए, परंतु इस सम्राट का कोई भी अभिलेख देश के उत्तरी पूर्वी भाग में नहीं मिलता है। अगला है, ऐसा इसलिए है क्योंकि देश का यह भाग उसके साम्राज्य का अंग नहीं था। तो इसमें अगर हम कथन और कारण देखें तो कथन सही है, परंतु दोनों कथन और कारण दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। पहले में है, देखिए दोबारा से आप पढ़ लीजिएगा। कहा गया कि अशोक के जो उसके साम्राज्य के जो अभिलेख हैं वो हर तरफ पाए गए हैं, पर कौन सी जगह नहीं पाए गए? उत्तरी पूर्वी भाग में नहीं पाए। क्यों नहीं पाए गए? क्योंकि ये उसके साम्राज्य का हिस्सा ही नहीं था, उसके साम्राज्य का अंग नहीं था, इस कारण इसका उल्लेख वहां नहीं मिलता है। तो ये दोनों ही सही है और सही स्पष्टीकरण उसका कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, यूनानी और अरामाइक भाषा में खुदा अशोक का एक द्विभाषी अशोक का एक द्विभाषी उत्कीर्ण लेख मिलता है। कहाँ से मिलता है? कंधार से द्विभाषी लेख जो मिला है वो कंधार से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख से उसके बौद्ध होने का प्रमाण मिलता है? तो अशोक के जिस शिलालेख से ये प्रमाण मिलता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, वो बौद्ध थे, तो ये भाब्रू शिलालेख से मिलता है। ये तो आपको काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन कि भाब्रू शिलालेख से अशोक के बौद्ध धर्म ग्रहण करने का प्रमाण प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूर्ति शिल्प मौर्य काल का नहीं है? तो कौन सा शिल्प मौर्य काल का नहीं है? तो मथुरा से प्राप्त जो खड़ी बुद्ध की मूर्ति है ना, वो मौर्य काल शिल्प से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इंडिका पुस्तक लिखी गई थी किसके द्वारा? मेगस्थनीज के द्वारा। कमेंट बॉक्स में मैंने आपसे पूछा है, अभी तक तो आपने आंसर दे ही दिया होगा। तो मेगस्थनीज के द्वारा इंडिका लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल की जानकारी निम्नलिखित ग्रंथों में से नहीं मिलती है। तो मौर्य काल की जानकारी हमें अर्थशास्त्र मिलती है, मुद्रा राक्षस में मिलती है और दीपवंश महावंश से भी मिलती है, परंतु तूतीनामा, ये तूतीनामा होगा, तूतीना नहीं, तूतीनामा से हमें जानकारी नहीं मिलती है। तो इसका राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन नंबर डी ही होगा, इनसे हमें मौर्यकालीन जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ से हमें पाटलिपुत्र के नगरीय प्रशासन का वर्णन मिलता है? तो नगरीय प्रशासन का वर्णन जिससे मिलता है वो इंडिका से मिलता है। इंडिका से पाटलिपुत्र नगरीय प्रशासन का वर्णन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य वृद्धावस्था में जैन साधु भद्रबाहु के साथ तपस्या करने किस स्थान पर चले गए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन साधु थे भद्रबाहु, उनके साथ में तपस्या करने के लिए श्रवण बेलगोला चले गए थे। अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था और अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों में हमें निम्न में से कौन सी लिपियां प्रयुक्त हुई है? तो अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी, ख्रोष्टी और अरामाइक तीनों लिपियों का वर्णन मिला है। मोस्टली जो लिपि का प्रयोग किया गया है वो ब्राह्मी का किया गया है, परंतु इन तीनों ही लिपियों का प्रयोग अशोक के अभिलेखों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक की उसके सेनापति द्वारा हत्या कर दी गई थी? तो सेनापति द्वारा हत्या की गई थी, बृहदत्त की उसके सेनापति के द्वारा हत्या कर दी गई थी। तो ये हमारे एसएसटी सब्जेक्ट के, चाहे आप रीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे ग्रेड सेकंड के लिए कर रहे हो या फिर फर्स्ट ग्रेड के लिए कर रहे हो, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखेगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।